स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। द अल्फाविजन परिवार पे आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। 12th का फर्स्ट चैप्टर है, इसका करेंगे रिवीजन क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसको शुरू करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में आप जानते हो फ्लावर यानी कि फूल। ये किसका करेक्टर होता है? 5 टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेंड्रोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म का करेक्टर होता है। फूल किसका करेक्टर है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, यानी कि आवृतबीजी। ये तुम्हारा नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से ये वाली लाइन लिखाई है। ठीक है, फूल बनता कैसे है, कैसे ये बनता है फूल, अगर हम देख लेंगे बनता कैसे है। कैसे बनता है? स्टेम मॉडिफिकेशन से। ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन, ये वाली लाइन ये खुद नीट में आया हुआ है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। फूलों की खेती करना, फूलों की खेती करने को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती करना, फ्लावर खेती करना, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब समझ गए? फूलों की खेती करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर अब हम शुरू करते हैं इसमें पार्ट ऑफ फ्लावर। फूल के कितने पार्ट होते हैं? फूल के पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये देखो, ये एक छोटा फ्लावर बना पड़ा है आपके पास फ्लावर। इस फ्लावर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके की पत्तियां होती हैं, ग्रीन। ठीक है, जिनको हम नाम दे देते हैं क्या? सेपल या कैलिक्स। सेपल या कैलिक्स, ग्रीन लीफ प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद इसमें ये वाली पत्तियां बनाई गई है, ये वाली। तो ये होते हैं हमारे क्या? पेटल्स या कोरोला। इसने यहाँ पे नाम दे रखा है इसका पेटल, या इनको हम कोरोला भी बोलते हैं। कोरोला रंगीन, अट्रैक्शन का काम होता है। ये सब जहाँ पे जुड़ी हुई है इस वाले स्ट्रक्चर पे, इस वाले पार्ट का नाम देते हैं थैलेमस। क्या नाम है? थैलेमस। थैलेमस से हमारा एक पार्ट ही जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसको हम बोल देते हैं स्टेमन। क्या नाम है? स्टेमन, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। इसके भी 2 पार्ट हैं, लेकिन अब ये वाला पार्ट देखिए, ये बीच में जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोल देते हैं क्या? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, गायनीशियम। गायनीशियम बोल दो, या पिस्टल या कार्पल। इसके कई सारे नाम बदलते हैं, लेकिन गायनीशियम से आप इसको याद रखना, ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। अब सबसे पहले हम मेल पार्ट की बात करते हैं। मेल पार्ट में इसको निकाल कर यहाँ रखना। ये जो मेल पार्ट है इसका, इसको स्टेमन बोल रहे हैं। इसके 2 पार्ट में दिखाई दे रहे हैं, इसका एक ही ये वाला पार्ट और इसका एक ही लंबा फिलामेंट वाला पार्ट। तो इसका ये ऊपर वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर, और एंथर ये हमारा नीट में पूछा हुआ है कि एंथर की कंडीशन क्या होती है। जैसे इसने बता रखा है एंथर क्या है? बाइलोब। बाइलोब मतलब 2 लोब है इसके अंदर, ये इस तरीके से 2 लोब दिखाई देती है इसके अंदर, बाइलोब। और एक लोब के अंदर, जैसे ये 2 लोब हैं, इस एक लोब के अंदर यहाँ पे एक थीका बनती है, एक थीका यहाँ पे बनती है। तो कितने थीका हो गई? 2 ही थीका हो गई। तो इस वाली कंडीशन को तुम बोल देते हो डाइथिकस बाइलोब स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर? डाइथिकस बाइलोब। डाइथिकस बाइलोब स्ट्रक्चर। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, नीट याद कर लेना। इसके 2 पार्ट बता रखे हैं इसमें, डिस्टल पार्ट और ये पैरोक्सिमल पार्ट। ये जो इसका पैरोक्सिमल वाला पार्ट है, पैरोक्सिमल वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहीं से जुड़ा हुआ है। पैरोक्सिमल वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ा है? थैलेमस से। 2020 का फिर से क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टेमन का पैरोक्सिमल वाला पार्ट, स्टेमन का पैरोक्सिमल वाला पार्ट कहाँ पे जाके जुड़ता है? तो थैलेमस पे। तो आप इसको भी याद रख सकते हो। तो ये कुछ पार्ट थे, ये हमने देख लिए इसके। ठीक है, अब हमें फूल के कुछ यूजेस वगैरह बता रखे हैं। फूल के क्या क्या यूज हो सकते हैं? ठीक है, फूल के कुछ यूज है ऑर्नामेंटल, सोशल इवेंट, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यू। फूल को कई जगह पे यूज कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब कुछ सजावटी पौधे, सजावट में इसको यूज कर लेते हैं। सोशल इवेंट्स, कोई भी सामाजिक कार्य में फूलों को यूज कर लिया जाता है। रिलीजियस, धार्मिक त्योहारों वगैरह पे यूज कर लिया जाता है। कल्चर, ये भी इसमें फूलों का तुम यूज कर सकते हो।
फूल को अगर मॉर्फोलॉजिकली रूप से अगर हम देखें तो फूल क्या है, फूल मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव क्या है, पार्ट है, प्लांट का सेक्सुअल वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप याद रख सकते हो। अब देखो फूल बनता किस तरीके से था, बहुत पहले आपको बताया हुआ था कि फूल बनता है क्या, एक स्टेम होता है और स्टेम में क्या आते हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, सेवरल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, और वो इनिशिएट कर देता है क्या, फूल को बनाने को, जिसको तुम क्या बोलते हो शुरुआत में, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। यानी कि जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम में क्या हुआ, कुछ हार्मोनल चेंजेस आ गए, हार्मोनल क्या आ गया, हार्मोनल चेंजेस आए, कुछ इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आया, और इसकी स्ट्रक्चर में चेंज आने के बाद क्या बन गया, वो हमारा इससे हमारा क्या बन गया, एक फ्लावर का इससे हमारा बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फ्लावर। तो फ्लावर किस तरीके से बनता है ये तुम्हें पता चल गया होगा। अब हम ये जो इसका एंथर है, एंथर की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, यानी कि ये वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ये क्या है, एंथर। इस एंथर के अंदर तुम्हें दिखाई दे रही होगी दो लोब, एक लोब ये और एक लोब ये, इसके अंदर बन जाती है कुछ थीका है। तो अब जब हम इसको काट के देखते हैं, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, इसकी टीएस काट के देखते हैं, तो इसकी टीएस में हमें कुछ बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, दिखाई दे रही होगी ये। तो ये जो है 1 2 3 4, एक थीका, दो थीका, तीन थीका और चार थीका बन जाती है। लेकिन एक लोब में कितनी थीका, दो। ये फर्स्ट लोब, ये इसकी सेकंड लोब, ये इसकी फर्स्ट लोब है और ये इसकी सेकंड लोब है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इसकी फर्स्ट लोब है और ये इसकी सेकंड लोब है। और इसकी फर्स्ट लोब में कितनी थीका देखने को मिल गई, एक, दो थीका इधर की तरफ हो गई और दो थीका इधर की तरफ हो गई। और इन थीकाओं को तुम एक नाम और भी दे सकते हो, इन थीकाओं को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानी। क्या होती है, लघु बीजाणुधानी, क्योंकि इन्हीं से लघु बीजाणु बनेंगे। इन्हीं के अंदर क्या होता है, कुछ टिश्यूज होते हैं हमारे, उत्तक होते हैं, लघु बीजाणु उत्तक, लघु बीजाणु उत्तक होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल सकते हो, एमएमसी, या पॉलिन मदर सेल, पॉलिन मदर सेल, या स्पोरोजिनस, स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू पीएमसी या एमएमसी कहाँ पे है, ये थीका के अंदर है या माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है या लघु बीजाणुधानी के अंदर है। इन्हीं वाले टिश्यू की कुछ सेल्स क्या करेंगे, डिवीजन करेंगी, मियोसिस करेंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, और उनसे क्या बनने लगता है हमारा पॉलिन ग्रेन। उस वाली कंडीशन को क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, परागकणों का बनना। इस वाली स्ट्रक्चर को देख लिया होगा, कैसी है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स है, दो थीका है, एक टिपिकल एंथर। देखो ये वाला क्वेश्चन आया होगा तुम्हारा, एक टिपिकल एंथर, ये टिपिकल एंथर की बात कर रहा है। और टिपिकल एंथर में क्या दिखाई दे रहा है, बाइलोब है, डाइथिकस है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब 1 2 3 4 स्पोरेंजिया है, तो कितनी स्पोरेंजिया हुई, 4। तो 4 के लिए क्या शब्द यूज कर दिया इसमें, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 में शायद रिपीट कर ले। ठीक है, तो ये वाली आपको याद रखनी है। स्टेमन नंबर और लेंथ की अलग अलग वेरी कर सकती है अलग अलग प्लांट में। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन बनते हैं, तो पॉलिन सैक उसको बोल दिया जाता है। इस वाले यही क्या है, ये एक सैक है, पॉलिन सैक। ठीक है, ये भी पॉलिन सैक, ये भी पॉलिन सैक, क्योंकि इसके अंदर क्या बनने हैं, पॉलिन ग्रेन्स बनने हैं। सैक का मतलब होता है थैली। ये वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है। हाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। देखो अब ये जो हमने ये आपको एंथर दिखाई दे रहा होगा, हम इसी चीज की बात कर रहे थे। ये क्या देख रहे हैं, ये एक एंथर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब मेल पार्ट है फ्लावर का और इसके हमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
इसके कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं हमें? दो। एक इसका ये एंथर वाला पार्ट और ये इसका फिलामेंट वाला पार्ट। ये एंथर और ये फिलामेंट। इस वाले एंथर को हमने इस तरीके से काट के देखा है तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दी है। इसके अंदर ये थीका दिखाई दे रही है हमें और इसके अंदर भरे हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? पॉलिन ग्रेन। और ये क्या है? पॉलिन सैक। ठीक है, अब हमें क्या इस एंथर की टीएस काट के देखनी है। एंथर की टीएस जैसे ही काट के देखते हैं तो 4 लेयर अराउंड माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि ये जो एक स्ट्रक्चर है ये हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया है, लघु बीजाणुधानी है। क्या है ये? लघु बीजाणुधानी है। और इस लघु बीजाणुधानी की हमें क्या देखनी है? स्ट्रक्चर देखनी है काट के। तो कितनी लेयर देखने को मिलेगी? उसमें हमें देखने को मिलेगी 4 लेयर। और वे 4 लेयर कौन कौन सी होंगी वो सीक्वेंस मुझसे नीट में पूछा हुआ है। चलो उसका सीक्वेंस देखते हैं। 4 लेयर में सबसे बाहर की जो लेयर है इसको बाह्य परत के नाम से जाना होगा। ठीक है, बाह्य परत एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे बाहर की परत होती है। ये जो बाहर से आपको ग्रीन वाली दिखाई दे रही होगी ना, ये बाहर से, तो ये क्या है हमारी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अगर हम नीचे चले जाएंगे तो उसमें से मिलेगी फिर हमारी एंडोथीसियम। ठीक है, एंडोथीसियम दूसरी लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। फिर हमारी ये आपको ये वाला पार्ट ये वाला दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारी तीसरी लेयर है, थर्ड लेयर। ठीक है, थर्ड लेयर, मिडिल लेयर। अब सबसे लास्ट में ये वाली हमें दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारी? टेपिटम। और इसको देखो ये स्टार है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों लेयर के आपसे काम पूछते हैं। लेयर कितनी होगी हमारी? 4। सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? टेपिटम, सबसे अंदर की तरफ। ये जो शुरुआत की जो 3 लेयर बता रखी है इसमें, शुरुआत की जो 3 लेयर है इसमें देखो लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एंड डाइजेशन। प्रोटेक्शन मतलब ये सुरक्षा करती है और ये डाइजेशन मतलब फटने में मदद करती है। भाई पॉलिन ग्रेन इनके अंदर बन ही गए हैं, अगर वे फटे नहीं, पॉलिन ग्रेन बाहर आए नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? उसको फटना ही पड़ेगा। तो ये क्या करती है? बाहर से प्रोटेक्शन में भी मदद करती है 3 लेयर, और डाइजेशन फटने में भी मदद करती है। तो ये 3 लेयर बाहर का काम क्या हो गया? नीट में तुमसे पूछा हुआ है फटने में सबसे ज्यादा कौन सी वाली लेयर मदद करती है? इसको एंथर को फटने में सबसे ज्यादा मदद कौन सी वाली लेयर करती है? तो आपकी जो सेकंड वाली लेयर है एंडोथीसियम, इसको याद करो, कहीं भी नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। एंडोथीसियम जो सेकंड लेयर है, ठीक है, एंथर के फटने में सबसे ज्यादा मदद करती है। सबसे बढ़िया पॉइंट था। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेपिटम की। टेपिटम क्या है? हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया की सबसे अंदर की लेयर है। और इसके इनर मोस्ट होने का फायदा क्या है? ये देखो, इसके कुछ कैरेक्टर हैं, कुछ इसके लक्षण हैं और कुछ क्या है इसके काम, कुछ इसके फंक्शन है। ठीक है, इसके सबसे पहले देखो लक्षण। देखो लक्षण क्या क्या होंगे टेपिटम के? टेपिटम सबसे पहले देखो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब कि भाई एक से ज्यादा केंद्रक मिलते हैं इसके अंदर, एक से ज्यादा केंद्रक, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, क्योंकि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होती, कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन इसके अंदर नहीं होता। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर होगा। ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है, सघन जीव द्रव्य, क्या मिलता है इसके अंदर? सघन जीव द्रव्य। तो भाई ये इसके होगा टेपिटम के फीचर्स, ये होगा इसके कुछ कैरेक्टर, इसके लक्षण। लेकिन सबसे बढ़िया इसके काम नीट में आते हैं। ठीक है, मिल सकता है 2025। जैसे इसका काम है सबसे पहले सीक्रेट स्पोरोपोलिन, पॉलिन ग्रेन के बाहर मिलने वाला एक कवच होता है स्पोरोपोलिन, उसको सीक्रेट करती है। सबसे बढ़िया प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब पोषण प्रदान करती है। टेपिटम की लेयर जो है क्या प्रदान करती है? पोषण। टू डेवलपिंग, डेवलपिंग ये एम्ब्रियो लिखा हुआ है, एम्ब्रियो नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? पॉलिन ग्रेन। ठीक है, पॉलिन ग्रेन परागकण, डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को पोषण देने का काम। ठीक है, हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। ठीक है, टेपिटम क्या है? तो टेपिटम क्या है? हमारी माइक्रोस्पोरेंजिया की इनर मोस्ट लेयर होती है। कुछ लक्षण है इसके, जैसे कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा केंद्रक मिलना। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस नहीं होती। दूसरा, इसके अंदर क्या है? सघन जीव द्रव्य है, डेंस साइटोप्लाज्म है। फिर इसके काम देख लो, टेपिटम के कुछ काम है और वो काम क्या है? स्पोरोपोलिन को सीक्रेट करना और प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स को।
ये देखो इस वाले डायग्राम को देखो, ये तुम्हारे फुल एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा रखा है। ये एंथर है, ये क्या है एंथर है, और ये एंथर को इसने देखो जूम आउट करके यहाँ पे निकाल के दिखा रखा है कि अंदर किस किस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो ये देखो ये चारों के चारों लेयर मैंने तुम्हें बता दिए हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम सबसे ज्यादा मदद फटने में करती है, मिडिल लेयर, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो रेड वाली दिखाई दे रही है ये क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक। और सबसे अंदर की जो दिखा रखी है इसने बता रखी है टेपिटम, और टेपिटम के बारे में अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट है। तो अब ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा होंगे ना, ये क्या है हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इनमें से ही हम क्या करते हैं पॉलिन ग्रेन को बना देते हैं, इन्हीं से क्या बनते हैं पॉलिन ग्रेन बनते हैं। और वे पॉलिन ग्रेन किस तरीके के दिखाई देते हैं फिर इन्हीं वाली सेल से बनने के बाद, ये इस तरीके के छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स टाइप, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ये ग्रेन्यूल्स की छोटे छोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये क्या है हमारे, ये हमारे परागकण पॉलिन ग्रेन, क्या है ये पॉलिन ग्रेन। और ये जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये हमारी लघु बीजाणु धमनी थी, ठीक है, एम्ब्रियो सैक थी। और ये एम्ब्रियो सैक अब हमारी क्या हो चुकी है फट चुकी है, ठीक है। ये यहाँ से फटी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये यहाँ से फटी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये पॉलिन ग्रेन जो है अब ये इससे क्या कर जाएंगे बाहर निकल जाएंगे, और ये क्या करेंगे फिर फर्टिलाइजेशन करने पहुंचेंगे, ठीक है। समझ में आ चुका होगा ये। अब हम करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो का मतलब होता है लघु, स्पोरो का मतलब होता है बीजाणु, और जेनेसिस का मतलब होता है बनना किसी चीज का है, जनन होना। तो लघु बीजाणु जनन कि लघु बीजाणु कैसे बनते हैं या पॉलिन ग्रेन कैसे बनते हैं, क्या है तुम्हारे पॉलिन ग्रेन परागकण कैसे बनते हैं, ठीक है। तो कैसे बनते हैं ये जो एंथर है, एंथर के अंदर हमें क्या दिखाई दिया था पॉलिन मदर सेल, ठीक है, क्या दिखाई दिया था पॉलिन मदर सेल। और पॉलिन मदर सेल हमारी कैसी होती है 2n होती है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। पॉलिन मदर सेल हमारी कैसी होती है 2n द्विगुणित अवस्था में होती है। इसी के अंदर फिर क्या चलता है मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में तुम्हें पता है कि एक सिंगल सेल अर्धसूत्री विभाजन करके 4 छोटी छोटी सेल बनाती है हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड सेल बनाती है। तो ये जो 4 के 4 है हमारे, ये क्या बन जाएगा आगे चल के हमारे पॉलिन ग्रेन माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये चारों के चारों जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, तो इसको क्या बोल देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है, लघु बीजाणु जनन। ये इतना था। अब इसके अंदर से हम एक सेल को निकाल लेंगे यहाँ, और उस सेल के अंदर क्या चलेगा माइटोसिस समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन करने के बाद इसके अंदर हमारे पास 2 सेल दिखाई देगी, ठीक है। एक तो हमारी होती है जनरेटिव सेल की छोटी सेल, और एक हमारी होती है वेजिटेटिव सेल कायिक कोशिका, जनन कोशिका कायिक कोशिका, ठीक है। ये इस तरीके से आगे चल के हमारा क्या पूरा का पूरा पॉलिन ग्रेन बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर अभी हमारी कितनी स्टेज दिखाई दे रही है 2 सेल स्टेज, 1 सेल 2 सेल। तो ये 2 सेल स्टेज नीट का आएगा क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 60% एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा पॉलिन ग्रेन 2 सेल अवस्था में क्या करता है 2 सेल अवस्था में झड़ता है यहाँ से एंथर से, ठीक है। ये जो एंथर है, एंथर में जो पॉलिन ग्रेन बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं 2 सेल स्टेज में, 2 सेल स्टेज कितने परसेंट 60% एंजियोस्पर्म के अंदर। नीट का आया क्वेश्चन है, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल अवस्था में पॉलिन ग्रेन हमारे निकल जाते हैं। लेकिन अब आगे और करता है फिर, ठीक है। ये एक बार और डिवीजन करता है और इसके अंदर बन जाते हैं क्या डिवीजन हो जाता है इसकी जनरेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल है इसकी जनरेटिव सेल क्या कर लेती है फिर से माइटोसिस कर लेती है, तो जनन कर लेती है। और इसके अंदर एक जनरेटिव सेल थी 2, तो इसमें क्या बना लिया अपने अंदर ये 2 मेल गैमेट बना लिए, ठीक है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट 1 2 और ये 1 3। तो कितनी सेल हो गई है ये 3 सेल हो गई। कितनी सेल हो गई 3। तो ये 3 सेल स्टेज बोल दी जाती है 3 सेल। अभी हमने बात करी 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल स्टेज में गए, बाकी बचे हुए 40% में हम कितनी सेल स्टेज में पहुंचेंगे 3 सेल स्टेज में। तो बाकी बचे हुए 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर
3 सेल स्टेज में पॉलिन ग्रेन अपने एंथर से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। 3 सेल स्टेज कितने परसेंट में, 40% में। दोनों में से कोई सी भी लाइन से पूछ सकता है, 60% वाली पूछी हुई है लीड के अंदर, ठीक है। अब हम एक पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। मैच्योर पॉलिन ग्रेन, जैसे ये वाला क्या दिखा रखा है, मैच्योर पॉलिन ग्रेन। ये यहाँ ये इसने पूरा पॉलिन ग्रेन बना के दिखा दिया है। एक सिंगल हैप्लॉइड था ये, ठीक है, माइटोसिस वगैरह इसने करी और ये यहाँ पे हमारा एक पॉलिन ग्रेन बना दिया। इसके अंदर 2 सेल हमें दिखाई दे रही होंगी, एक ये छोटी वाली और एक कुछ बड़ी वाली। बड़ी वाली को वेजिटेटिव सेल बोल देते हैं, छोटी वाली को जनरेटिव सेल बोल देते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, एक पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक। तो यहाँ पे फोकस करना अपना जरा। ये हमारा एक छोटा सा पॉलिन ग्रेन है। जनरली आपको दिखाई दे रहा होगा 2 सेल, एक छोटी सेल जी, अच्छा। इसको समझो, ये हमारा एक क्या है, एक पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 सेल दिखाई दे रही है। इस छोटी वाली सेल को हम बोल देते हैं जर्म सेल, ठीक है। इसने बात करी है जर्म सेल, स्मॉल होती है, छोटी होती है। दूसरी वाली इसने बताइए वेजिटेटिव सेल, यानी कि पाइकोसिका। पाइकोसिका देखने में बड़ी है, ज्यादा साइटोप्लाज्म भी होगा इसके अंदर, छोटी है। तो ये छोटी वाली जो सेल होती है हमारी जर्म सेल, ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही होती है। क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है इसके अंदर, ठीक है। एक चीज और याद रखना, ये जो है हमारी जर्म सेल, जर्म सेल के नाम से क्लियर होता है, जर्म का मतलब किसी चीज को ये जन्म देगी आगे चल के। क्या करेगी, डिवीजन करेगी और 2 मेल गैमेट बनाएंगे। आगे चल के क्या होगा इसके अंदर, माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन होगा और इससे क्या बनेंगे हमारे 2 मेल गैमेट, मेल गैमेट बनते हैं, ठीक है। जनरेटिव सेल स्पिंडल सेल इसका न्यूक्लियस है, देन साइटोप्लाज्म फ्लोट करती रहती है हमारी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ये चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब पॉलिन ग्रेन के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे। ये यहाँ पे ये अब हमारा क्या है, पॉलिन ग्रेन। तो ये जो इसने दिखा रखा है ना पॉलिन ग्रेन, इस पॉलिन ग्रेन के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी तुम्हें एक जर्म सेल, ये हमारी जर्म सेल है, ये हमारी वेजिटेटिव सेल है। लेकिन इसके बाहर की तरफ ये जो लेयर दिखाई दे रही है रेड वाली, इसको बोल रहे हैं हम एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको, एक्साइन, बाह्य परत। और ये इसकी ब्लैक वाली लेयर कैसी दिखाई दे रही है हमको, ये इंटाइन, बाह्य परत, अंतः परत। ये अंतः परत हो गई और ये हमारी बाह्य परत। बस याद रखना है तुम्हें, यहां से नीट में 2025 लिख सकते हो, बहुत इजी सा सवाल बनता है। एक पॉलिन ग्रेन के सबसे बाहर की परत, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड होती है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। भाई ये वाला शब्द याद रखना है तुम्हें, किसकी बनती है, स्पोरोपोलिन, किसकी बनती है, स्पोरोपोलिन। और स्पोरोपोलिन के बारे में कुछ लाइनें होती हैं। स्पोरोपोलिन जो है ये नीचे की तरफ है। स्पोरोपोलिन क्या है हमारा, इस दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, सबसे ज्यादा प्रतिरोधक, ठीक है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिरोधक पदार्थ है। ना तो ये किसी एसिड से गल सकता है, ना ही किसी बेस से गल सकता है, ना ही वाटर से, ना ही टेम्परेचर से, किसी चीज से भी कोई इफेक्ट इसको नहीं पड़ने वाला होता है। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोधक पदार्थ होता है। तो बाह्य परत जो है वो बन गई स्पोरोपोलिन की। अब हमें देखना इंटाइन, जो इसकी अंदर वाली परत है। इंटाइन जो होती है इसकी थिन होती है, पतली होती है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ठीक है। कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, लगातार। बनती किससे है, सेलुलोज और पैक्टिन। ये खुद अलग नीट में आया हुआ है और ये खुद अलग नीट में आया हुआ है। ये इंटाइन किसकी बनती है, एक्साइन किसकी बनती है, एक्साइन स्पोरोपोलिन और इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन की बनती है। यहाँ पे देखो, ये हमारी रेड वाली जो परत दिखा रखी है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे आके क्या हो गई है, अपसेंट हो गई है। यहाँ पे कुछ जगह खाली रह गई है। इस वाली खाली वाली जगह को हमने क्या बोल दिया, जर्म पोर। जर्म पोर जनन छिद्र के नाम से जानते हैं इसको हिंदी में, जनन छिद्र।
जनन छिद्र ये पॉलिन ग्रेन पे जनन छिद्र इस स्पोर के ऊपर एक ऐसी परत है या ऐसा छिद्र है जहां से क्या निकलती है, पॉलिन ट्यूब निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, और एक छोटा सा पोर है एग्जाइम में। ठीक है, स्पोरोपोलिन वहां पे क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पॉलिन ट्यूब क्या होती है, अराइज होती है। क्या निकलती है ऐसे, पराग नलिका निकलती है। ठीक है, पराग नलिका निकलती है। तो जर्म पोर क्या है, जर्म पोर परागकण के ऊपर एक ऐसा छिद्र है, परागकण के ऊपर एक ऐसा छिद्र है जहां से क्या एक्साइन अब्सेंट होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिन अब्सेंट होता है और वहां से पॉलिन ट्यूब पराग नलिका हमारी बनती है। और एक छोटे परागकण का, एक छोटे से परागकण का जो डायमीटर इन्होंने बता रखा है, जो इसका साइज बता रखा है, वो 25 से 50 म्यूएम माइक्रोमीटर का क्या होता है, डायमीटर होता है। स्फेरिकल लगभग गोलाकार। परागकण ज्यादातर कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। वो अलग अलग तरीकों के भी सकते हैं, गोल भी हो सकते हैं, स्पाइक वगैरह भी उनपे मिल सकती हैं, कुछ कांटे जैसी स्ट्रक्चर, स्पिंडल शेप भी हमें मिल सकते हैं। अलग अलग शेप और साइज के अलग अलग स्पीशीज के अंदर देखने को परागकण मिल सकते हैं। स्पोरोपोलिन के बारे में आप जानना कुछ चीजें। अब ये देखो, ये स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन क्या थी, पॉलिन ग्रेन की बाह्य परत थी। क्या थी, बाह्य परत थी, पॉलिन ग्रेन की बाह्य परत। इसके कुछ कैरेक्टर दिखा रखे हैं इसमें। ठीक है, सिक्रेटेड बाय टेपिटम। स्पोरोपोलिन कहां से आता है, टेपिटम से आता है। टेपिटम निकाल के रखती है उसको। ठीक है, टेपिटम से निकलता है। देखो, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ज्यादा प्रतिरोधक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है स्पोरोपोलिन। ये टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर से, स्ट्रॉन्ग एसिड से, किसी एंजाइम से कोई भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, किसी से भी डिजेनरेट नहीं हो सकती। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी वाली। ठीक है, ये वाली लाइन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिन दुनिया में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल है। हेल्प कर सकता है, ये अलग से नीट में आया हुआ है। ठीक है, ये अलग से नीट में आया हुआ है, हेल्प्स इन फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल्स यानी कि वो होते हैं जीवाश्म वगैरह, जीवाश्म, जीवाश्म के रूप में, जीवाश्म के रूप में क्या रह सकते हैं, स्टोर। कि अगर एक पॉलिन ग्रेन को, एक पॉलिन ग्रेन को हमने क्या कर दिया, मिट्टी वगैरह में छोड़ दिया कुछ सालों के लिए, कुछ साल, 100 साल, 200 साल तक भी ये क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है इस स्पोरोपोलिन की मदद से। क्योंकि ये स्पोरोपोलिन इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये जीवाश्म के रूप में स्टोर रह सकता है। पॉलिन ग्रेन जीवाश्म के रूप में स्टोर रह सकता है किसकी मदद से, स्पोरोपोलिन की मदद से। तो ये आपको याद रखना है। अलग अलग टाइप के डिजाइन वगैरह ये स्पोरोपोलिन बनाता है। ये नॉर्मल पॉलिन ग्रेन है और ये जो मैं बना रहा हूँ ये इस पे अलग अलग तरीके के डिजाइन, ये स्पोरोपोलिन के, स्पोरोपोलिन के, तो ये अलग अलग तरीके के डिजाइन क्रिएट करता है। ये एक चीज और है, इसको याद करना। पॉलिन ग्रेन के हम कुछ फायदे भी देख सकते हैं। जैसे ये हमारा एक एंथर था, इसके अंदर ये लोग थी और इसके अंदर पॉलिन ग्रेन हमारे बने थे। ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन वगैरह हमारे इसमें क्या करते बने थे। तो ये पॉलिन ग्रेन हमारे पॉलिन एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं। एंथर से पॉलिन ग्रेन हवा में आ गए और ये हवा में घूम रहे होते हैं और इसमें कुछ जीव जंतु या हम लोग भी क्या कर लेते हैं, इनहेल करके, इनहेलेशन करके, सांस अंदर की तरफ लेके पॉलिन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमारी बॉडी के अंदर चले गए तो ये हमें एलर्जी कॉज कर सकते हैं, पॉलिन एलर्जी। ठीक है, पॉलिन ग्रेन क्या कर सकते हैं, एयरबॉर्न डिसीज, हवा से होने वाले कुछ रोग। ठीक है, एयरबॉर्न डिसीज, पॉलिन ग्रेन। ठीक है, एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटल इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ब्रोंकाइटल यानी कि जो हमारी श्वसनिकाएं होती हैं, ठीक है, श्वसनिकाएं में इन्फेक्शन कर सकता है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कर सकता है, लंबे समय तक रहने वाले सांस संबंधित रोग, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर,
ठीक है, अस्थमा, जिसको अस्थमा बोल सकते हो, ब्रोंकाइटिस बोल सकते हो, ठीक है, दमा का रोग सुना होगा, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन इतने सारे डिसीज, इतने सारे एलर्जी हमें कॉज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया किस चीज के पॉलन ग्रेन ये सबसे ज्यादा कर सकते हैं, तो ये नीट का तुम्हारा आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे आता है ये क्वेश्चन, वो पूछता है निम्न में से सबसे ज्यादा एलर्जी कॉज करने वाले पॉलन ग्रेन किस प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें नाम दिखाई दे रहा होगा, पार्थिनियम या कैरेट ग्रास, ठीक है। गांव वाले लोग जान सकते हैं इसको गाजर घास के नाम से, ठीक है। गाजर घास नाम का एक प्लांट होता है जिसको बोलते हैं क्या, पार्थिनियम। इसका बॉटनिकल नेम है पार्थिनियम या कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो सबसे ज्यादा ये एलर्जी कॉज करते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। ये कैरेट ग्रास इंडिया के अंदर कहां से आई थी, ये हमारे इंडिया का प्लांट नहीं था। ये कैरेट ग्रास कहां से आई थी, ये व्हीट यानी कि गेहूं के बीज के साथ क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। इंडिया के अंदर बाहर से गेहूं मंगाया गया, उन गेहूं के बीज के अंदर क्या आ गई है, पार्थिनियम घास आ गई। और जब इनको उगाया गया तो ये गेहूं के साथ साथ ये खेतों में उग गई और ये इसने काफी अच्छा रिप्रोडक्शन करा और ये आज इंडिया के अंदर काफी मात्रा में देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा नुकसान है इससे, ठीक है, एलर्जी करती है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको नीट में मिलता है, ठीक है, पार्थिनियम। फिर देखना है पॉलन टैबलेट। ये तो इसके क्या होगा, मिसयूज है एक तरीके से, डिसीज वगैरह कर दिया। इसके कुछ यूजेस भी हैं, कुछ फायदे भी हैं पॉलन ग्रेन के। पॉलन टैबलेट, पॉलन टैबलेट मतलब पॉलन ग्रेन से बनने वाली कुछ दवाई, क्योंकि पॉलन ग्रेन से बनने वाली कुछ दवाई है वे क्या होती है, न्यूट्रिशन रिच, ठीक है। पॉलन ग्रेन हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रिशन रिच। न्यूट्रिशन मतलब ये हमें पोषण दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, पोषण। तो इनसे हम क्या बना लेते हैं, टैबलेट बना लेते हैं, कुछ सिरप वगैरह बना लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। टैबलेट तो गोलियां हो गई, ये हमारी लिक्विड फॉर्म में हो गई। इनको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इनसे क्या हो जाती है, इंक्रीज। हमारी काम करने की जो क्षमताएं हैं वो क्या हो सकती है, इनसे बढ़ सकती है। जैसे कि रेस हॉर्सेस, भाई धावक जो घोड़े होते हैं, रेस लगाने वाले घोड़े, समझते होंगे इतनी, रेस हॉर्सेस। और ये एथलीट्स, और एथलीट्स मतलब ये स्पोर्ट्समैन, ठीक है, जो हमारे खिलाड़ी लोग होते हैं, खिलाड़ी। तो तेज दौड़ने वाले घोड़े और ये खिलाड़ी, इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं टैबलेट वगैरह को, इन सिरप वगैरह को अपनी पावर या अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बी पॉलन के रूप में बाजार में मिलती हैं, पॉलन जेली के रूप में बाजार में मिलती हैं, ठीक है। वेस्टर्न कंट्री, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इनका सबसे ज्यादा यूज चल रहा है। तो पॉलन ग्रेन ऐसे ही नहीं है कि भाई ये नुकसान ही करते होंगे, नुकसान के साथ साथ इनके कुछ फायदे भी हैं। और ये वाली जो लाइन है तुम्हारी, ये पॉलन ग्रेन जो है न्यूट्रिशन रिच होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिशन रिच होता है। इसी कारण से इनको हम किसके रूप में, फूड सप्लीमेंट, ये वाली लाइन याद रखनी है, फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी, कि एक पॉलन ग्रेन कितना जिंदा रह सकता है। ये वाला पॉइंट, पॉलन वायबिलिटी। एक एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, ये बाहर आया, एक एंथर से पॉलन ग्रेन के बाहर आने के बाद, ठीक है, वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, ठीक है, उस वाली क्षमता को हम बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। तो वो पीरियड जिसमें पॉलन ग्रेन क्या करता है, जर्मिनेट करता है, ठीक है, रिलीज होने के बाद वो जर्मिनेट होने लगता है, वो कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, डिपेंड करती है वो वाली चीजें हमारी, एक टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे। तापमान कितना है और नमी कितनी है। अगर तापमान थोड़ा सा कम होगा और नमी थोड़ी सी अच्छी होगी तो एक पॉलन ग्रेन ज्यादा देर तक जिंदा रह सकता है। अगर तापमान बहुत ज्यादा हो, नमी बहुत कम हो, तो पॉलन ग्रेन हमारा क्या कर सकता है, जल्दी सूख सकता है। तो ये किस चीज पे निर्भर करता है भाई, तापमान पे और नमी पे निर्भर करता है कि कोई पॉलन ग्रेन कितनी देर तक जिंदा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हारी शुरू होती है यहाँ पे, ठीक है। ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारा, इजी सा क्वेश्चन। एक पॉलन ग्रेन, व्हीट और राइस का पॉलन ग्रेन कितनी देर तक जिंदा रह सकता है एंथर से रिलीज होने के बाद, तो वो लगभग 30 मिनट ओनली, ठीक है, आधा घंटा। तो ये गेहूं और चावल के जो पॉलन ग्रेन है एंथर से रिलीज होने के बाद कितनी देर तक जिंदा रह सकते हैं, आधा घंटा ओनली,
ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन, ये अलग से आया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, कुछ मंथ तक, जैसे कि 6 मंथ लिख सकते हैं। एनसीईआरटी तुम्हारा 6 मंथ नहीं देती, एनसीईआरटी केवल बोलती है कि कुछ पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलने के बाद कुछ मंथ तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, कुछ मंथ तक जिंदा रह सकते हैं, पर एनसीईआरटी ने मंथ क्लियर नहीं करे, लेकिन आप उसको 6 मंथ तक क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ऐसे पॉलन ग्रेन कहां से निकलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, ये 3 फैमिली आपको दिखा रखी है। लेग्यूमिनेसी नाम से क्लियर होता है लेग्यूम्स प्लांट। ठीक है, लेग्यूम्स मतलब दाल कुल, यानी कि ऐसे फैमिली जिसके अंदर सारे के सारे दाल वाले प्लांट आ जाएंगे, सारे के सारे दाल वाले प्लांट इस लेग्यूमिनेसी में रख देते हैं। रोजेसी नाम से क्लियर होता है रोज, तो ये गुलाब वाली जो फैमिली होती है, पेड़ पौधों की गुलाब वाली फैमिली, रोजेसी फैमिली। सोलेनेसी, सोलेनेसी तुम्हारी आलू वाली फैमिली होती है, आलू टमाटर, और ये तुम्हारे बैंगन वाली फैमिली जो है। तो ये आलू टमाटर बैंगन के जो पॉलन ग्रेन्स हैं अपने एंथर से निकलने के बाद लगभग 6 महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं, कुछ मंथ तक जिंदा रह सकते हैं। तो ये वाले तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आए हुए थे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगर मान लो अभी तुम्हें पता चला कि पॉलन ग्रेन हमारे 30 मिनट तक भी जिंदा रह रहे हैं, कुछ मंथ तक जिंदा रह रहे हैं, लेकिन हमें मान लो 1 साल के बाद पॉलन ग्रेन को यूज करना हो, 1 साल के बाद पॉलन ग्रेन को यूज में लेके आना हो, तब क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन इतना तो जिंदा नहीं रह सकते, ज्यादा से ज्यादा रह गए तो कुछ मंथ रह गए या कुछ मिनट तक रह गए, लेकिन हमें क्या करना है, कुछ सालों तक यूज करना है उनको। तो कैसे कर सकते हैं, पॉलन बैंक या सीड बैंक बनाना। कैसे, पॉलन बैंक या सीड बैंक बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को, छोटे छोटे जो पॉलन ग्रेन होते हैं या एनिमल के सीमेन वगैरह को, एनिमल के जो सीमेन होते हैं, ठीक है, वीर्य वगैरह को, इसमें क्या करने लगते हैं, स्टोर करने लगते हैं। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। वो आपने वेटनरी डॉक्टर वालों के पास देखा होगा, वो एक छोटी सी कैन जैसी स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर क्या भरी हुई होती है, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। क्या होती है इसके अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है -196 डिग्री टेम्परेचर। तो इतना ठंडा टेम्परेचर होता है, इतने ठंडे टेम्परेचर में हम क्या रख देते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रख देते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन खराब होने से बच जाते हैं और हम इनको साल साल भर भी यूज कर लेते हैं। इसमें सीमेंट को भी यूज करा जा सकता है, ये पॉलन ग्रेन को भी यूज करा जा सकता है। ये फ्यूचर में मान लो जरूरत पड़ने लगे तो हम इनको कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज के लिए पॉलन बैंक या सीड बैंक के लिए एक शब्द यूज कर देते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब ही है। ठीक है, इसको नोट्स कर लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना इनके। आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई पार्ट अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम उसका डाउट क्लियर कर देंगे, कमेंट में लिख देना। ठीक है, बाकी जो रिवीजन है हम उसको क्या करेंगे, कल रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग बने रहें हमारे चैनल द अल्फा विजन पे। थैंक यू।